नमस्कार, मैं हूं प्रवेश गौतम और आप देख रहे हैं द करंट स्टोरी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिल है वह है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेके तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग इसके बेनिफिट और इसके नुकसान के बारे में बात कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, वकील जी, साहब, जी। ये जो यूसीसी की बात हो रही है, क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक अल्टरनेटिव है कि शादियों की गाइडलाइन हो जाए? तलाक का तो पहले से गाइडलाइन है, कंपनसेशन, अडॉप्शन वगैरह। क्योंकि जो हिंदू पक्ष है या सिख या ईसाई हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते दिख नहीं रहे हैं सिवाय मुस्लिम पक्ष के। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मुस्लिम लॉ कहीं न कहीं उसके अंदर वो कोडिफ़ाइड नहीं है लॉ, ठीक है? अभी रिसेंटली में केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उसमें मेन कंटेंशन जो उसमें जो एप्लीकेंट था उसका ये था कि उसको दूसरी शादी करनी थी। उसकी पहली शादी ऑलरेडी पहले से एक वाइफ़ थी उस मुस्लिम युवक की। तो उसमें स केरला हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया रजिस्टर करने के लिए सेकंड मैरिज और कहा है कि यदि फर्स्ट वाइफ अगर आपकी है, तो फर्स्ट वाइफ से पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कहीं न कहीं। तो ये कहीं न कहीं एक लैंडमार्क जजमेंट है कहीं न कहीं यूसीसी की तरफ कि कोर्ट्स भी नाउ एक प्रोग्रेसिव अप्रोच ले रही है कि सोशली यदि कोई व्यक्ति कानून का अक्षरशः पालन नहीं करेगा, तो वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो सेकंड मैरिज का कोई कांसेप्ट है नहीं, पॉलीगैमी का कांसेप्ट नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ तो ये सेट है। पर मुस्लिम्स में कई बार इस तरह का कई लोग उसका गलत एडवांटेज भी लेते हैं, तो उसको भी कहीं न कहीं कोर्ट्स में इस तरह के जजमेंट से रोकना शुरू किया है। तो ये एक अच्छी पहल है एक यूसीसी के लिए। और मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भी जो यूसीसी कानून आएगा तो उसमें रेगुलेशन जब आएँगे, चीज़ें इस तरह की रेगुलेट होंगी तो यूनिफ़ॉर्मिटी आएगी उससे। और यूनिफ़ॉर्मिटी आएगी फॉर अ बेटर सोशल चेंज जो एक सामाजिक जो हमारी एक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ देश के अंदर, तो उसमें उस डाइवर्सिटी को भी कहीं न कहीं एक यूनिफ़ाइड करने की कोशिश की जाएगी। कि एकरूपता बने, कानून के अंदर एक एकरूपता आए। यदि हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स के अंदर जैसे पॉलीगैमी है, मगर उनको कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि पॉलीगैमी किस तरह से तो आए। अब इस जो आपने कहा, अल्टीमेटली तो दिख रहा है कि मुस्लिम पक्ष ही ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये कमोबेश ये सारी चीज़ें तो रहेंगी क्योंकि मुस्लिम्स में कोडिफ़ाई एज़ आई सेड कि कोडिफ़िकेशन नहीं है लॉज़ का। कोडिफिकेशन क्या? कोडिफ़िकेशन का मतलब होता है धाराएँ जो है कोई भी कानून जब पारित होता है विधानसभा या लोकसभा के द्वारा, तो एक पर्टिकुलर एक्ट बनता है। उस एक्ट के अंदर कई सारी धाराएँ होती हैं जिसमें उसका उद्देश्य कि वो किस किस उद्देश्य के लिए वो पारित किया गया है। उसके बाद उस एक्ट का यदि पालन नहीं होगा तो उसमें पेनल्टीज़ होती हैं और उस एक्ट के तहत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि आपको इन-इन चीज़ों का पालन करना है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो अभी कहीं न कहीं मुस्लिम लॉ एज़ अ लॉ वो उसमें मौजूद नहीं है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी एक ऐसा कदम होगा कहीं न कहीं कि वो कोडिफ़िकेशन करेगा मुस्लिम लॉ का। तो अब ये देखने लायक चीज़ होगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसमें उनके जो रिलीजियस टेनेट्स हैं, वो फ़ॉलो किए जाते हैं या कहीं न कहीं उसमें चेक्स एंड बैलेंस जो विधायिका का राइट भी है कि वो स्टेट एज़ अ स्टेट वेलफेयर स्टेट वो कानून का और उसका फ़ॉलो कराने के लिए वो उस एक्ट को फ़ॉलो करते हैं, बनाते हैं। अब इसमें एक चीज आती है, मान लीजिए कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होता है। उसके 10 दिन या उसके बाद कोई एक मुस्लिम युवक है जो दूसरी शादी करता है जिसमें उसकी पहली पत्नी ने अनुमति दे दी। अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो वो लीगल है, हुँ, लेकिन यदि यूसीसी में इसको बैन लगा दिया तो वो इल्लीगल है। इल्लीगल हो जाएगा। तो उस युवक के पास विकल्प क्या बचा? वो कौन से कानून को माने, मुस्लिम लॉ को माने या वो यूसीसी को माने? यही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इसमें यही आता है और शायद मेरे हिसाब से अभी तक इसका किसी भी सरकार ने इतना ज़्यादा प्रयास नहीं किया, उसका भी एक यही कारण हो सकता है प्रोबेबली कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो बढ़ेंगी, समस्याएँ तो आनी हैं इस तरह की, परंतु यहाँ निर्णय इस तरह का लेना ज़रूरी है, कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है और मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता भी इसी तरफ होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें और जो भी गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेज़ थी,
उसकी आड़ में, लॉज़ की आड़ में भी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेज़ होती थी, उनको उस पे इसको अंकुश लगाया गलत जा कैसे सकता कह सकते हैं? उनके है। हाँ, इस्लामिक धर्म में तो उसको सही माना गया है। यदि यदि ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर्सनल लॉज़ है, पर्सनल लॉज़ आर पर्सनल टू अ पर्सन, एक व्यक्ति के मतलब उसकी एक आस्था का विषय होता है कहीं न कहीं रिलीजन, तो उससे रिलेटेड अगर मुस्लिम लॉ में इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, पर आप अगर दूसरी तरफ से ये भी देखें ना, कि आज के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि आज दूसरी या तीसरी वाइफ़ रखे हैं विदाउट डिवोर्स। अभी रिसेंटली अगर आप अलाउ करें तो आमिर खान जी ने भी अभी रिसेंटली शादी की। उन्होंने डिवोर्स दिया अपनी पहली वाइफ़ को या दूसरी वाइफ़ को, मेरे ख्याल से ये तीसरी उनकी शादी थी। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जब कहीं न कहीं आप एक समाज में रहते हो एज़ अ समाज, तो वहाँ पे धर्म के नाम पे विभाजन करना वो ठीक नहीं रहेगा। स्पेशली जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो सोसाइटी को पूरा का पूरा एट फिर भी लार्ज वो उस करे। मुस्लिम युवक के पास ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन फिर यही रहेगा कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो बिकॉज़ इट इज़ अ स्पेशल एक्ट व्हिच विल बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो फिर वही प्रिवेल करेगा। मुस्लिम लॉ तो केंद्र से गवर्न होता है। बेसिकली इसपे एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। जो मैरिज है, इन टर्म्स ऑफ मैरिज और डिवोर्स, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अब आप कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? थोड़ा-सा इसको टेक्निकल है, मगर आप मेरे को थोड़ा सरलता से समझाता हूँ। कि संविधान में शेड्यूल है, अलग-अलग शेड्यूल बने हुए हैं। तो 7वाँ शेड्यूल जो है संविधान का, उसमें लिस्ट दी गई है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट वो है जिसमें सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट पे कौन-कौन से सरकारें कानून बना सकती हैं। तो एक हमारी केंद्र सरकार होती है और एक हमारी स्टेट की सरकार होती है। तो लिस्ट 1 जो है वो केंद्र सरकार उसपे अपना कानून बनाती है, उसके पास अधिकार होता है कानून बनाने का लिस्ट 1 के सब्जेक्ट मैटर में। लिस्ट 2 के सब्जेक्ट मैटर में स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट की सरकारें जो हैं वो कानून बना सकती हैं, और कंकरेंट लिस्ट जो उसकी लिस्ट 3 के नाम से जाना जाता है, उसमें वो दोनों सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून पारित कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो ये जो मैरिज और डिवोर्स के जो सब्जेक्ट मैटर हैं, ये बाकायदा लिस्ट 3 के अंदर ये शेड्यूल में है, शेड्यूल 7 में, और इसका मतलब ये होता है कि स्टेट के पास भी अधिकारिता है इन पर कानून बनाने की, और कहीं न कहीं जब यूसीसी आएगा तो इसी के थ्रू ही वो लेकर आ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें बस इतनी है, जो कि अभी इंटरप्रेट नहीं हो पाया है, हालाँकि अभी उत्तराखंड में भी ये मैटर सब जुडिस है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी एक इंटरप्रिटेशन आना बाकी है कि आर्टिकल 44 में लिखा है, थ्रू आउट द यूसीसी शैल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो सिर्फ केंद्र सरकार ही उसको थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही निर्धारित है, लिमिटेड है। परंतु जो केंद्र सरकार है, वो ही एक ऐसा माध्यम है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो उसमें आशय है, उसके अंदर जो अक्षरशः अगर जो लिखा है संविधान के अंदर, उसको पालन सिर्फ़ केंद्र सरकार कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अभी उत्तर प्रदेश में भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं। हो सकता है ये एक उस तरह की भी एक पॉलिटिकल भी हो सकता है कोशिश हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिस कानून को एक बार पारित करके पूरे देश में एक साथ लागू कर सकती है, केंद्र वो ना करके राज्यों के माध्यम से फेजेज़ में करा रहा है ताकि हर इलेक्शन में उसका बेनिफिट लिया जा सके। मुझे लगता है इस आशंका से इनकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपकी बात में मैं इससे सहमत हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये आ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक बड़ा यादव चेहरा है इस टाइम पे, काफ़ी चर्चित हैं वो, और काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और काफ़ी इस टाइम पे उनका चर्चा में रहते हैं और एक्टिव हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये भी एक कारण हो कि चूँकि वहाँ पे यादव बाहुल्य और वहाँ जातिगत समीकरण भी बहुत ज़्यादा चलता है यूपी के इलेक्शंस में, वहाँ क्षेत्रवादी पार्टीज़ हैं। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि मध्य प्रदेश में भी ये इसको लागू किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे भी वोटर पोलराइजेशन, पोलराइज़ेशन धार्मिक कहीं न कहीं तुष्टिकरण की कर बात सकें। कर रहे हैं हम। पर चूँकि एक पॉलिटिकल इश्यू है, अपन उस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते। ये सिर्फ़ एक तरह से मैं अपनी तरफ से एक कयास लगा सकता हूँ कि हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो टाइमलाइन अगर अपन देखें इसकी, भई ये चीज़ तो सरकारें पहले भी ला सकती थी, पर यूसीसी अब क्यों ला रही है सरकार? भाई, फेज़ वाइज़ क्यों और ला रही फ़ेज़ है? वाइज़ क्यों ला रही है? मोदी 2014 से सरकार वहाँ मोदी ला सरकार सकती इतने है। साल से है, और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इतने समय से चल रही है बीजेपी की। तो ये चीज़ अब क्यों आ रही है? मुझे लगता है कहीं न अच्छा, कहीं उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया अभी तक। अभी तक नहीं किया है। तो एक चीज़ और है कि क्या यूसीसी स्टेट में आ रहा है, जो उत्तराखंड में आया, गोवा में आया, मध्य प्रदेश में आया, तो जो मुस्लिम लॉ या मैरिज को जो लेके कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं,
तो क्या ये एक तरह से ये नहीं कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के सब्जेक्ट पे अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन लिस्ट 3 की बात करते हैं तो स्टेट के पास पावर्स तो हैं, पर हमारा जो संविधान है उसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं, यानी कि इसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। स्टेट और केंद्र दोनों के पास पावर्स हैं, पर जब जहाँ बात डिस्प्यूट की आ जाती है कहीं पे, तो वो उसमें केंद्र का जो है वो पावर ज़्यादा है, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा है। संविधान की ये मुख्य धारणा है, प्रिएम्बल में भी ये चीज़ है कि हमारा क्वासी फेडरल जो यूनाइटेड स्टेट्स में इस चीज़ का अपोज़िट है, वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अलग-अलग स्टेट्स को अलग-अलग पावर्स दिए गए हैं और वो पावर्स इक्वल हैं। तो हमारे यहाँ क्वासी फेडरल इसलिए ज़्यादा दिया गया है, कहीं न कहीं मंशा यही रही है कि केंद्र को हमेशा शक्तिशाली रूप दिया जाए, क्योंकि केंद्र जो है वो पूरे के पूरे देश को कहीं न कहीं कवर करता गणराज्य है, है ये। हर राज्य गणराज्य। तो इस वजह से पूरे देश को कवर करना करता है और इम्प्लीमेंटेशन वहीं से हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी यदि केंद्र की तरफ से आता, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता मेरे हिसाब से, जो कि अब अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। अभी ये एक टूटी-फूटी सी एक प्रैक्टिस दिख रही है थोड़ी। एक काल्पनिक सवाल। जी, मान लीजिए कोई एक सज्जन है, वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं जी, और एक महिला है, वो मध्य प्रदेश की निवासी है। इस महिला की शादी वहाँ उत्तर प्रदेश में हो जाती जी। है, लड़की वाले वहाँ जाके करते हैं। वो पॉलीगैमी है, हुँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो इल्लीगल नहीं है बिल्कुल, और शादी के बाद वो वापस एमपी आके सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में लॉ उनको क्या राइट्स देता है? ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि ये आपका काल्पनिक सवाल ये बिल्कुल रियल में भी हो सकता है और होता ही है। हमारे यहाँ पे शादी के रिश्ते अलग-अलग स्टेट्स में होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की हमारी बहू-बेटियाँ जो हैं वहाँ जाती हैं, वहाँ की बहू-बेटियाँ यहाँ आती हैं शादी के बाद। तो ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि यदि और यही इसी मंशा की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। अगर आप उसको देखें, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इसी वजह से लिखा गया है कि हमारे देश में जब एकरूपता आएगी तो फिर इसी तरह से आएगी। अगर इस तरह से होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वायलेशंस होंगे और कोर्टों में और भी केस तो मतलब यदि पेंडिंग किसी जाएँगे को होंगे। पॉलीगैमी करना है, यदि यूसीसी के बाद भी, तो यूपी में जाके शादी कर ले शादी और कर फिर यहाँ आके बिल्कुल, रहने लगे। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, जो दो शादियां करेगा, जो ज्यादा करेगा, वो यहाँ रह नहीं सकता। तो बिल्कुल। क्या कानूनन उसको रोक सकते हैं मुख्यमंत्री जी? फिर वही जो आपने कहा कि फिर वो जाएगा दूसरे स्टेट में, चला जाएगा अपना शादी तो वहां घोड़ा-बिस्तर की उसने, हाँ, वहां लीगल है वो। हाँ, और चूंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको बिल्कुल, अधिकार देता है शादी के बाद कहीं भी रहने का, बिल्कुल, या बिल्कुल, वैसे भी कहीं रहने का। बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो ये कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा रहा है प्रवेश जी। अगर अपन देखें कि कानून का जो मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी सोशल डिसऑर्डर को सॉल्व करना, ना कि उसको और कॉम्प्लेक्स बना देना। तो हम उस दिशा से विपरीत जा रहे हैं। अभी जो स्टेट इसको अलग-अलग स्टेट्स लेकर आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर इसको यूनियन इसको प्रमोट मतलब उसको इनिशिएट करता यूनियन गवर्नमेंट, वो ज़्यादा प्रभावी होता और उसमें इस तरह की जो आपने काल्पनिक सवाल अभी पूछा है, उस तरह की कोई भी चीज़ से मतलब अपन बच सकते थे। पर अभी जिस तरह से इसको लागू करने की जो रणनीति बनाई जा रही है, उससे इस तरह की घटनाओं से जो आपने वर्णित किया सवाल, इस तरह से अपन बिल्कुल इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, कोर्टों में केसेज़ और बढ़ेंगे और जो इसका मेन मंशा है यूनिफ़ॉर्मिटी का, ये और ज़्यादा उल्टा हो जाएगा, इसके उद्देश्य से उल्टा चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र को ही इसमें पहल करनी चाहिए, यदि ये सच में ऐसा करना चाहते हैं तो। क्या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहीं भी है, वो एक साथ इसको नहीं लाना चाहते, क्योंकि एक बार लाएंगे तो एक बार ये एडवांटेज लेके खत्म हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। हर चुनाव पे यदि आपको भुनाना है तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। ये तो क्या ये धार्मिक तुष्टिकरण ज्यादा लग रहा है आपको, बजाय मुझे 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 कहीं न कहीं वो धुआँ तो दिख रहा है और कहीं जब धुआँ होता है तो आप समझ लीजिए आग कहीं न कहीं लगी होती है। तो धुआँ तो मुझे दिख पा रहा है इसमें, कि कहीं न कहीं ये इस तरह से प्रेरित तो है, क्योंकि जो टाइमलाइन है इनकी, वो इससे समझ में आता है कि ये कहीं न कहीं इसको जल्दबाजी में किया जा रहा है यूपी एग्ज़ैक्टली चुनाव ये के इट उसमें? इज़ इफ आई मे स्पीक इन इंग्लिश कि इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक देन एन एक्चुअल पॉलिटिकल राजनीतिक ड्रामा है ये पूरा। एग्ज़ैक्टली तो मेरे हिसाब से अभी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है जिस तेज़ी से इनने इसको निर्धारित किया है लक्ष्य की अभी कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि विधायिका जो है एक बिल के फॉर्म में इसको वहाँ पे पास कराने के लिए विधानसभा से ये लोग लेकर आएँगे। तो मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से ये दिखा रहे हैं तो पूरी तैयारी है इनकी कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। मेरा ऐसा एज़ अ लॉयर मेरा जो सजेशन रहेगा सरकार को भी कि आप जब भी कोई कदम उठाते हैं,
तो उसके पीछे की जो लीगैलिटी है, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैंने एक पहले कभी एक डिबेट था, उसमें मैंने कहा था कि जो एक मुद्दा उठा हुआ था, ये बुलडोज़र एक्शन जो होता है, उसके पीछे भी सरकार का कोई भी एक्ट नहीं है अभी तक। उस वो बिना एक्ट के चल रहा है। सरकार अपने पॉलिटिकल राइवल्स वो तो को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हुई फटकार है। लगाई थी, कई जगह पेनल्टीज़ भी लगाई हैं, मगर वो आज तक उसको अभी तक सरकार ने सॉर्ट आउट नहीं किया है। वो कहीं न कहीं जानबूझ के ऐसा करती है, क्योंकि अगर वो लॉ बन जाएगा, तो फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा, बाकायदा नोटिस देना पड़ेगा। अभी क्या होता है, बस जहाँ सरकार को लगता है हमारा राइवल है, तो उसको बुलडोज़ एक्शन कर यूसीसी देती है। में एक और महत्वपूर्ण बात है, तलाक की उन्होंने कही, लेकिन तलाक तो ट्रिपल तलाक से गवर्न होता है, तो वो मुद्दा तो अब खत्म हो बिल्कुल, गया, क्योंकि वो ऑल इंडिया एक साथ लागू बन हो चुका गया। है। अब ये अडॉप्शन की बात भी इसमें एक आई है कि हिंदुओं में तो जो अडॉप्शन होती है, वो एक पॉलिसी के तहत होता है, लेकिन मुसलमानों में शायद वो लीगल गार्जियन नहीं होते, हुँ, सिर्फ वो भरण पोषण देते हैं, ऐसा कुछ है। करेक्ट, करेक्ट। इसको लेके क्या लगता है आपको? इसमें कंसेप्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्लिम लॉ विधि जो कि मैंने कहा कि अनकोडिफाइड है, तो उसका जो सोर्स है वो कुरान रहता है, उनका कुरान के अंदर जो चीज़ें मेंशन्ड है, उसके हिसाब से इसमें अडॉप्शन का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। हमारे यहाँ पे प्रॉपर हिंदू में अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो पारित किया गया था, और उसके तहत ही जो कानूनी प्रावधान है उनको फॉलो किया जाता है। पर मुस्लिम्स में इस तरह का नहीं था अभी तक कि उसको अडॉप्शन वो कैसे करेंगे। अब हो सकता है एक प्रॉपर गाइडलाइन आ जाए, तो जो ऐसे माता-पिता होते हैं, जो संतान जिनको नहीं होती, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वो लोग भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो अडॉप्शन कर सकें, तो हो सकता है इसका फ़ायदा भी मिले उनको। तो देखिए, क्या होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर अपन एक पहलू को देखेंगे, तो दूसरा पहलू अपन को देखना ही पड़ेगा। तो हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, यदि ये लॉ आएगा तो इससे कई लोग फ़ायदा भी होगा कई लोगों को, हो सकता है कई लोगों को नुकसान भी हो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है कि यूसीसी ला रहे हैं, तो उसको लीगल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है। जी, जी। पर आप चूंकि वकील हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैं या कोई व्यक्ति है, पुरुष है, एक महिला के साथ एक घर में रह रहा है, जी, 2 BHK है, दोनों हैं, वो रूम पार्टनर भी हो सकते हैं, करेक्ट, जरूरी नहीं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में हो। बिल्कुल। तो इसको कैसे वो अलग अलग करेंगे, या इस लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कहते हैं हम घर में बता देंगे, और आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो अपने घर में नहीं बताना चाहते, करेक्ट, तो वो तो कह सकते हैं कि हम रूम पार्टनर हैं। करेक्ट। तो इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कहीं न कहीं सरकार अंकुश लगाना चाहती है कहीं न कहीं, क्योंकि क्या है कि कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें दोनों पक्ष, जब 18 साल से ऊपर महिला हो जाती है, एंड व्हेन वन्स शी इज़ मेजर, तो शी हैज़ अ राइट टू डिसाइड विथ एनीबॉडी ऑफ हर चॉइस। बट अब चूँकि हमारा जो एक समाज है, हम सिविल सोसाइटी है जिसको कहते हैं, अब लिव इन रिलेशन चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक रिकॉग्नाइज़्ड प्रैक्टिस है, तो इसके अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके प्रति किसी व्यक्ति का हो सकता है। पर एज़ अ लिव इन रिलेशनशिप सरकार यूसीसी में ये प्रयास कर रही है कि उसको रजिस्टर करवाए, लिव इन रिलेशनशिप में जो रहें, ताकि उनके द्वारा रहने के दौरान जो भी राइट्स, यानी कि यदि कोई बच्चा जो है वो उन कपल के द्वारा वो पैदा होता है उनके साथ रहने के दौरान, तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड का ही दर्जा मिले। वो पिताजी से, जो भी उसका पिता है, उससे वो उसकी प्रॉपर्टी मतलब वैध का, संतान मान बिल्कुल, लें अपन बिल्कुल, उसको। वैध संतान। तो जो इल्लेजिटिमेट जो वर्ड यूज़ होता था पहले कि अवैध। अवैध अवैध, तो वो उस चीज़ को अब वो हटा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसका इस संसार में आना तो भाई उसके हाथ में नहीं है। वो आया है, वो उस लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू आया, तो उसको अवैध अपन नहीं कहेंगे। ये अच्छा एक प्रयास ज़रूर है। जी, आपकी जो दूसरा बात था कि वो लोग बता के रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो एज़ अ मैटर ऑफ चॉइस तो है, संविधान उसके लिए उनको देता तो है अधिकार, पर कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि एक रेगुलेटेड फॉर्म में ये चीज़ हो जाए, सो दैट कि यदि उसके बाद यदि कोई महिला है, अगर कोई उससे त्रस्त हो डिस्प्यूट जाती है, खड़ा कोई होता है। डिस्प्यूट खड़ा होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या महिला ये आरोप लगा देती है कि उसने उस व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है, तो वो उस चीज़ से उसका एक बचाव हो सके। तो कहीं न कहीं वो एक राइडर भी है, चेक भी है, बैलेंस भी है। तो मेरे हिसाब से ये पहल ठीक है। आप कानून के जानकार हैं, मैं एक बड़ा मैंने कई लोगों से सवाल भी किया वकील जी, साहब, जी, कि सरकार की प्राथमिकता होती है विकास, रोजगार मिले, निवेश बढ़े, लोगों में खुशहाली आए, पर हेड पर कैपिटा इनकम बढ़े, तब तो खुशहाली कहेंगे अपन। मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। अब यूसीसी को लेके इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे प्रदेश को या देश को क्या सीधा-सीधा लाभ मिलेगा?
इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, निवेश की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो एक नागरिक होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा संविधान और हमारा इस टाइम का जो अभी के परिप्रेक्ष्य में यूसीसी से भी और बहुत बड़े-बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। पर ठीक है, सरकार की अपनी-अपनी प्रायोरिटी है। ये भी एक संवैधानिक गोल है, उसका उसके लिए भी संविधान ने आदेश किया गया है संविधान के द्वारा आर्टिकल में, तो उसको भी करना ज़रूरी है। परंतु जिस तरीके से किया जा रहा है, इस पे एक टाइमलाइन जो है इनकी, उस पे मैं सरकार की नीयत पे थोड़ा-सा सवाल है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये कि इससे बड़े-बड़े मुद्दे हैं सरकार को जिसको एड्रेस करना चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो अड़ोस-पड़ोस के श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं, नेपाल के जो लोग हैं, वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे चले गए हैं। तो ये मैं बड़ी रोचक मैं देख रहा था रैंकिंग में हम लोग उससे भी पीछे हो गए और पर कैपिटा इनकम में भी कहीं न कहीं हम लोग पीछे चले गए और इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ हाई है। तो ऐसे इतने मुद्दे हैं कि आप महँगाई तो देख ही रहे हैं इस टाइम पे पेट्रोल में अभी इथेनॉल का भी एक इश्यू चल रहा है। माननीय नितिन गडकरी जी उसको लीड कर रहे हैं इथेनॉल वाला इश्यू जो है। उनकी मंशा कुछ भी हो पर जो जनता के ऊपर बीत रही है, वो मुझे लगता है ये सारे इश्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एड्रेस करना। बिल्कुल तो सही कहा आपने। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं जैसा कि मैंने कहा कि इससे अपन बिल्कुल इस पॉसिबिलिटी को अपन नहीं नकार सकते हैं कि पॉलिटिकल गिमिक भी है ये और जो जिस तरह से लागू किया जा रहा है, इससे सरकार की जो मंशा है, उस पे सवाल उठना लाज़मी है कि यदि उनको सच में यूसीसी एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक गोल है, उनको लागू करना था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको इनिशिएट करना चाहिए था ताकि इसका अक्षरशः और एक इफ़ेक्टिव तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह, भोपाल जिला अभिभाषक संघ के सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। इन्होंने अपनी राय रखी और इनसे चर्चा करके एक बात समझ में आई कि भाजपा दावा करती है देश के 80% भूभाग में उनकी सरकार है। तो क्यों नहीं लोकसभा से एक कानून पारित करके संपूर्ण देश में एक जैसा माहौल बना देते? फेस में जो लागू कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं जैसा वकील साहब ने कहा पॉलिटिकल गिमिक यानी राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आता है। कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए संभवतः धार्मिक तुष्टीकरण या वोटर्स का पोलराइजेशन एक एजेंडा हो सकता है। इसलिए पहले उत्तराखंड में हुआ, एमपी में हो रहा है, हो सकता है अगले साल यूपी में हो, उसके बाद बंगाल में करें, उसके बाद कहीं और करें और चुनाव को देखते हुए धीरे-धीरे फेज़ वाइज़ करें। जैसे 3 तलाक एक बार में सिंगल शॉट पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि बीजेपी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि संपूर्ण देश में एकरूपता हो, तो एक बार में लोकसभा से पारित कर दे। कुल मिलाकर राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा लगता है और वरिष्ठ अधिवक्ता ने काफ़ी कुछ इसमें तकनीकी पहलुओं में, कानूनी पहलुओं पे प्रकाश डाला। कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू सो मच।